नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका खास शो मनी मंत्र और इसके एक अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। बात करते हैं भारत में स्टार्टअप के बढ़ते हुए क्रेज को लेकर। लोग नौकरी से ज़्यादा अब फोकस करने लगे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर, और कारोबार को लेकर जो अनुकूल गतिविधियां हैं या माहौल है वो सरकारी नीतियों की वजह से हम ये मान सकते हैं कि जो देश है उसमें स्टार्टअप को बहुत बल मिला है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो फिनटेक इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है। आखिर क्या है फिनटेक? ये सॉल्यूशंस क्यों बहुत ज़रूरी हैं आने वाले भविष्य की जब हम बात करते हैं जिसमें डिजिटल सॉल्यूशंस मौजूद हैं, एआई आने वाला है, और इस इंडस्ट्री से जुड़कर किस तरह से आप उठा सकते हैं फ़ायदा, इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। और अगर आप इस मुद्दे से जुड़े कुछ सवाल करना चाहते हैं जिनके जवाब बेहद खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे वो देंगे, तो नंबर्स आपको बता दें। नंबर्स रहेंगे 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। आगे बढ़ने से पहले ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कुछ अहम पॉइंटर्स कि भारत की जो फिनटेक इंडस्ट्री है उसमें दमखम आखिर क्यों है। अभी जो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ था उसमें साफ तौर पर समझ में आया कि 10 साल में जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं वो 500% बढ़े हैं। अब वजह क्या रही? वजह रही देश में खपत बढ़ी, वित्तीय सेवाओं को सुगम बनाने की वजह से 2030 तक जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं उनका भविष्य उज्जवल है। अब इनकी जो कुल आय है वो 200 अरब डॉलर के पार जा सकती है। और भारत में फिनटेक स्टार्टअप में आप मर्चेंट पेमेंट्स देख लीजिए, वॉलेट पेमेंट्स हैं, लोन इंश्योरेंस है, वेल्थ मैनेजमेंट, ये तमाम कारक जो है वो शामिल हैं। और भारत में फिनटेक इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फंडिंग पेमेंट और लेंडिंग कंपनियों से मिलती है। और फिनटेक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार नीतिगत स्तर पर कई बदलाव कर रही है, और इसीलिए हम मान रहे हैं कि फिनटेक की क्रांति चारों ओर दिख रही है। थोड़ा बहुत हमने आपको समझाने की कोशिश की आखिरकार हम इस इंडस्ट्री पे जो कि अनएक्सप्लोरेबल मानी जाती थी और अब इसमें बहुत दमखम है, ये आने वाले सालों में किस तरह से गेम चेंजर साबित हो सकती है। और इसी विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ दक्षिता दास, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दक्षिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे साथ बजट के शो में भी जुड़ी थी जहाँ तक मुझे याद है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। मेरा पहला जो सवाल कहूँ या ये एक रुख जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि फिनटेक सॉल्यूशंस किस तरह से डिजिटल क्रांति के लिए, जब हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं जिसमें हम हेल्थ को जोड़ रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की, कैसे गेम चेंजर साबित हो रहे हैं और आने वाला जो पूरा एक दशक है वो बहुत उज्जवल है फिनटेक के लिए। निस्संदेह देखिए, बात तो ये है कि आपको मात्र एक स्मार्ट डिवाइस हाथ में चाहिए और आपको कई सुविधाएं मिल जाएंगी उसके साथ। आप जैसे स्मार्टफोन ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, टैबलेट ले लीजिए, इसमें ग्राहकों को बहुत ज़्यादा पारदर्शिता मिलती है और आपकी खासतौर से जो वित्तीय सेवाएं हैं उनकी पहुंच बहुत बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों हुए, दूर दराज के इलाके हुए, इन सब में आप देख रहे हैं वित्तीय सेवाओं की बहुत पहुंच है। अब आप देखिए, आपको दूर जाना नहीं पड़ता है, ब्रांच में जाना नहीं पड़ता है, फिजिकल जाना नहीं पड़ता है। कार्यप्रणाली वही है, आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, वो आपकी जो भी आप जहाँ से सेवा ले रहे हैं वो उसकी जांच करेंगे, परंतु जो सुविधाएं हैं वो आपको केवल आपकी डिवाइस पर मिल जाएंगी। तो एक देखा जाए ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। थोड़ा बहुत इसमें फायदे ये भी हैं कि नए अवसर आएंगे आपके पास और धोखाधड़ी से आपको बचाव होगा। मुख्य तौर पर ये। साथ ही अगर हम ये देखें दक्षिता जी कि जब हम फिनटेक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, अभी मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नीति आयोग की जिसमें हेल्थ सॉल्यूशंस डिजिटली किस तरह से इम्प्रोवाइज हो रहे हैं, और हम अब कोविन के बाद यूविन की बात कर रहे हैं कि भाई आपका सारा डेटा जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड रहेगा। इसमें और इस तरह के तमाम सॉल्यूशंस के लिए युवा किस तरह से आगे आ सकते हैं, और उनके लिए ये क्षेत्र जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं कितना वास्ट है? बहुत ज़्यादा। आज जो हम ये रेवोल्यूशन देख रहे हैं, ये क्रांति देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास लगभग 26 फिनटेक
कंपनियां यूनिकॉर्न बन गई हैं। तो आप देखे जाएं, ये सरकार की नीति रही है जिसके बारे में हम आगे चर्चा कर सकते हैं, परंतु खासतौर से ये युवा आगे बढ़कर इन्होंने इसको अपनाया। आपके इंडिया में भारी मात्रा से इंजीनियर्स निकल रहे हैं, शायद वो ऑर्गेनाइजेशंस की बजाय सोच रहे हैं कि मुझे फंडिंग मिल जाए तो मैं एक ऐसी संस्था बैठाऊं जिससे मैं कुछ भी क्षेत्र में आगे बढ़ूं। और इसी के कारण आप देखिए देश में धन बढ़ रहा है। इन युवाओं की, अब तो युवा 10 साल में आप कह सकते हैं युवा नहीं रहेंगे, जिन्होंने शुरुआत में इसमें प्रवेश किया था, उनकी आय बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है, लोगों का व्यवसाय बढ़ रहा है। परंतु जैसे मैंने पहले कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपभोक्ता है उसको बहुत फायदे हो रहे हैं। और आप इसका जो मेन कारण ये होगा कि 2014 के आसपास आपने देखा एनपीसीआई ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया था। भारत में आज की तारीख में आपका फेरी वाला भी यूपीआई से पैसे ले, वो पहले आपको याद है टॉफी मिलती थी जब चेंज नहीं होता था, वो दिन चले गए, टॉफी वाले दिन खत्म हो गए। ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है दास साहब। और दक्षिता जी, मैं ये भी समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि हम सुधारात्मक संरचना की बात कर रहे हैं, सरकार ने कई कदम इस पूरे क्षेत्र के लिए उठाए हैं, और आने वाले सालों में, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ हैं और जो विकासशील देश हैं, जो अभी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं है, उस लिहाज से भारत खास तौर पर फिनटेक के क्षेत्र में एक सोल्यूशन प्रोवाइडर की भूमिका के रूप में आप किस तरह से आंकती हैं? मैं तो कहती हूँ भारत बहुत बड़ा लीडर होने वाला है। खासतौर से आप देखिए हमारी यूपीआई की सेवाओं को साउथ एशिया में हमारा काफी एमओयू हुआ है, हाल में श्रीलंका के साथ हुआ, कई और देशों के साथ हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो हमारा जो इनिशियल एडवांटेज था, जो हमने 5-6 सालों में बहुत मेहनत करके 2016 में डिमोनेटाइजेशन का फायदा उठाकर हमने जो अपने सिस्टम को दुरुस्त किया है, वो आज की तारीख में विश्व में माना जा रहा है। तो भारत, जहाँ तक मेरा समझना है, आगे कई ये लीडरशिप लेगा, जैसे आपने कहा ग्लोबल साउथ में। और सबसे बड़ा इसका सबूत ये है कि बहुत ज़्यादा फंडिंग आ रही है इसकी और स्टार्टअप्स के लिए। जी बोलिए मैम, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, अब स्कूल लेवल से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जा रहा है, उसमें फिनटेक सॉल्यूशंस को एक बल मिलता हुआ नज़र आता है। और ऐसे में युवाओं के लिए, अगर हम फिनटेक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, इस पूरी इंडस्ट्री की बात करें, तो नए नए आयाम इसके साथ जुड़ते हैं। उस लिहाज से जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल कितना बड़ा मानती हैं आप फिनटेक इंडस्ट्री के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य है, बल्कि मैं कह सकती हूँ वर्तमान भी है। आपका जो भी छात्र हैं जो परहैप्स इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, या जो भी युवा हैं, आज की तारीख में अगर डेटा, एआई, इन सब चीज़ों से, मशीन लर्निंग से अगर उनको कोई भी रुझान नहीं है, तो वो एक तरीके से डायनासोर एज में है, मतलब बहुत ही पुरानी एज में है। उनको समझना पड़ेगा कि अगर बढ़ना है, केवल एंटरप्रेन्योर को नहीं, पर जो उपभोक्ता है उसको भी इन सब चीज़ों का ज्ञान होना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई आपका निजी जीवन हो गया है। जैसे मैंने कहा, स्मार्ट डिवाइस एक हम उसके बिना रह नहीं सकते। बिल्कुल। जिस तरीके से हमारा आपके सब जगह भारत सरकार ने बहुत काम किए, एक बहुत काम किए। देखिए, हमने पहले तो इंटरनेट बढ़ाया, गांव-गांव में इंटरनेट पहुंच गया, फिर स्मार्टफोन अफोर्डेबल भी हो गए हैं, तो उसका बहुत फायदा हुआ। भारत सरकार ने जनधन योजना के द्वारा माध्यम से सबके दिमाग में एक वो बैठाया कि हमारे पास खाता होना चाहिए, और उस खाते के लिए फिनटेक रेवोल्यूशन के माध्यम से अब आपको बैंक नहीं जाना पड़ता है। और भारत सरकार ने रेगुलेशन भी बहुत बदले, जिससे कि उपभोक्ता की सावधानी भी अपनी जगह दुरुस्त होने वाली है। बिल्कुल, ये नहीं है, बिल्कुल इसी का हमने मुजाहिरा देखा कि भाई 10 साल अभी हुए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के। हर किसी के पास आज की डेट में अकाउंट खोलने की एक सुगम प्रक्रिया है, ख़ास तौर पर जो अगर हम दूर दराज गाँव के लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को आप किस तरह से
बढ़ावा देते हुए इस फिनटेक इंडस्ट्री में पाती हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि फिनेंस और महिलाओं की अगर हम जब बात करते हैं, G20 में भी हमने देखा तो उसमें जो तमाम विमेन ग्रुप्स थे उनका मानना था कि फिनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को समझाने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए औरतों का आगे आना बहुत ज़रूरी है। उस लिहाज से इस इंडस्ट्री में हम जब बात करते हैं नारी यानी कि आधी आबादी, उसके लिए कितना बड़ा स्कोप है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर बैठे आपका सब काम हो सकता है। आपके जो छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको फिजिकली हिलना नहीं पड़ेगा, आपके पास सब चीज़ डिवाइस पर उपलब्ध होगी। ये ज़रूर है कि थोड़ी बहुत एक लर्निंग कर्व होगा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, बट एक बार आपने ज्ञान हासिल कर लिया जो कि उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, आप आगे, आपको लोन मिल सकता है, आप आगे उस लोन का भुगतान कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं अपने डिवाइस के थ्रू। तो फिनटेक जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है जिससे कि विमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ोतरी मिले। बिल्कुल। और पब्लिक एक चीज जी जी एक चीज हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि भारत सरकार की नीति है कि जो कंपनीज हैं उसमें एक महिला प्रतिनिधि होना अनिवार्य है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो उससे भी बहुत ही बढ़ोतरी मिलती है, एक आत्मबल आता है औरतों में, महिलाओं में। और अगर आपका एक महिला प्रतिनिधि होती है उसकी एक अलग आवाज आती है। तो ज्ञान की वृद्धि कई माध्यम से होती है, ये कई छोटे छोटे मैंने कुछ उदाहरण दिए। बिल्कुल, बहुत अहम आपने कहा। और जिस तरह से 2025 तक यूपीआई प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, जो रोज़मर्रा का लेन देन है वो 1 बिलियन तक पहुंच सकता है, तो हम समझ सकते हैं कि फिनटेक इंडस्ट्री जो है वो एक बूस्टर डोज हो सकती है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किस तरह से इसमें फ्यूलिंग का काम करेंगी, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है मनी मंत्र में, जहाँ पर हम कर रहे हैं चर्चा फिनटेक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, जो कि स्टार्टअप के लिहाज से बेहद अहम है। आते हैं एक ब्रेक के बाद। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, जहां हम कर रहे हैं कि स्टार्टअप की क्षेत्र में फिनटेक किस तरह से अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे साथ दक्षिता दासी जुड़ी हुई हैं। दक्षिता जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जब हम फिनटेक इंडस्ट्री की फ्यूलिंग की बात करते हैं, इसमें किस तरह से इन कंपनीज को आगे आना चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में मैं देख रही थी कि छोटी से छोटे सॉल्यूशंस, जो कि मान लीजिए आप हॉस्टल में कमरा बुक करना चाहते हैं तो छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर एक ऐप बनाया जो आप घर बैठे हॉस्टल में कमरा बुक कर सकते हैं, जहाँ इसने इनोवेशन को जन्म दिया, वही फिनटेक से जुड़ा हुआ है। लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ख़ास तौर पर जब हम फिनेंस को प्रोवाइड करने की बात करते हैं, उस लिहाज से कितना ज़रूरी? बहुत ज़्यादा, बहुत ही अनिवार्य है कि इसमें पार्टनरशिप हो। मैं जैसे उदाहरण हम इंश्योरेंस सेक्टर को लें, ये जानी मानी बात है कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर का कुछ कम मात्रा में है। भारतीयों को ज़्यादा एहसास नहीं है कि क्यों इंश्योर होना चाहिए, जबकि हमने कोविड के दौरान देखा था कि जो लोग इंश्योर्ड थे लाइफ के थ्रू या हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू, उनको फ़ायदा हुआ, खर्चे उनके कवर अप हुआ। तो मेरा मानना ये है कि फिनटेक इंडस्ट्री और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर हम कई जगहों में ये सोच लेंगे कि यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देनी है, तो उससे ये होगा कि आने वाले एंटरप्रेन्योर उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और उसी तरह की प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि लाभदायक हो।
तो बात तो ये है कि हमको ये बताना है कि कहाँ ज़रूरत है और उसी हिसाब से हमको प्रोडक्ट बनाना है। बहुत बड़ा एरिया है, खेल का बहुत बड़ा एरिया है, और भारत सरकार के जो कई कार्य हैं उसमें फिनटेक इंडस्ट्री सहयोग दे सकती है। जब हम इस पूरे इंडस्ट्री के ओवरऑल प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं दक्षिता जी, तो इसमें सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है कि जो पेमेंट्स हम कर रहे हैं, जिन गेटवेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या ये फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, ये कितने सुरक्षित हैं। उस लिहाज से किस तरह से और किन स्तरों पर काम करना बेहद आवश्यक है चरणबद्ध तरीके से। उपभोक्ता के लिए तो मैं ये कहूँगी, अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट रखिए और अपनी डिवाइस को अपने सीने से लगा कर रखिए। ये भाईचारे में, दोस्ती में, इन सब चीज़ों में मत पड़िए, क्योंकि आपकी जीवन के आय, आपकी जीवन की पूंजी इसमें जुड़ गई है, ये हकीकत है। और स्मार्टफोन को रेगुलरली आप अपना अपडेट करते रहिए, जो भी उसका सिक्योरिटी सिस्टम है। देखिए, ये आम भाषा है, अब ये आम रियलिटी रही। कंपनीज की बात, जो भी कंपनी फिनटेक के क्षेत्र में है वो बहुत प्रयास कर रही है कि उसकी हैकिंग ना हो, और वो अपने पूरे इकोसिस्टम को बहुत दुरुस्त करने का 24 घंटे प्रयास करती रहती है, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ी सी भी चूक हो गई तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपके उपभोक्ता बनाएगा। पर हम और आप जैसे लोग हैं, हम केवल अगर पासवर्ड को प्रोटेक्ट करें या 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ले लें, उसी में हमको मतलब कहिए कि उसी में चल रहे हैं। तो लोगों तक जो वित्तीय सुविधाएं हैं उनकी सुगम पहुंच के लिहाज से फिनटेक इंडस्ट्रीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इस लिहाज से कैसे अगर कोई फिनटेक सॉल्यूशंस में उतरना चाहता है, उसके लिए 3 थंब रूल्स क्या हो सकते हैं। मान लीजिए कोई अपना स्टार्टअप खड़ा कर रहा है इससे जुड़ा हुआ, जो कि पेमेंट गेटवे से जुड़ा हुआ है, मर्चेंट वॉलेट से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए एक आम 3 थंब रूल क्या हो सकते हैं दक्षिता जी। भाई, पहली तो बात यह है कि एक तो उसके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए उसको एक इन्वेस्टर चाहिए। और इस साल आपने देखा होगा कि बजट में अनाउंस भी हो गया है कि एंजल टैक्स हट गया है। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, पहला थंब रूल होगा प्रोडक्ट, दूसरा होगा मार्केट कि आप अपने इन्वेस्टर को ढूंढें, और तीसरा होगा मार्केटिंग, क्योंकि इस क्षेत्र में इतने सारे लोग उतरने वाले हैं और उतर रहे हैं। जो भी आपका बीटेक करके आम छात्र निकल रहा है या छात्रा, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपना स्टार्टअप करूँ, परंतु स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए एक दिल में आग होनी चाहिए, एक इन्वेस्टर होना चाहिए जो दिल की आग को और आगे बढ़ोतरी दे, और तीसरा जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो, मार्केटिंग। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, वहीं अगर फिनटेक को चलाना है तो आपके लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे और भी एलाइड जो सेक्टर्स है उस पर रिपलिंग इफेक्ट्स साफ तौर पर नज़र आते हैं। एक चीज़ और दक्षिता जी, जिस वित्तीय समावेशन की हम बात कर रहे हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन को बूस्टर डोज देने में फिनटेक सॉल्यूशंस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, और आने वाले समय में इसके विस्तारीकरण के लिए किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जब हम फिनेंशियल रेगुलेशंस की बात करते हैं, उसके अंतर्गत आएं। हाँ, ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ रही होगी, युवा चाह रहे होंगे एंटर करना, इन्वेस्टर आ रहे हैं, परंतु सरकार का के ऊपर बहुत बोझा हो जाता है कि इसके रेगुलेशन ऐसे हो कि ये इंडस्ट्री बहुत ही संयम से चले। ये नहीं है कि इसमें सैकड़ों खिलाड़ी आ जाएं और कुछ ना कुछ करते रहें, और जिससे कि नुकसान भी हो सकता है। तो अभी पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते जो फिनटेक की मीट हुई थी, उसमें पहला प्रयास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, जो उसने SRO अनाउंस किया है। SRO का मतलब है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये आप ही की इंडस्ट्री के लोग हैं जो कि RBI के साथ बहुत नज़दीकी से काम करेंगे, जो कि सेक्टर को भी सुरक्षित रखेंगे और उपभोक्ता के इंटरेस्ट को भी सुरक्षित रखेंगे। तो ये आम आदमी की मतलब अभी ये आगे आगे बढ़ोतरी होगी, परंतु कई तरह से, और रेगुलेटर एक नहीं, RBI मात्र नहीं, सेबी, इरडाई,
जो भी आपके रेगुलेटर्स हैं, PFRD है, सभी जो है हाथ जोड़कर साथ खड़े हुए हैं कि इस सेक्टर को हमको सुरक्षित रखना है, इस सेक्टर को हमको मजबूत रखना है। और मेरे हिसाब से जो SRO का इन्होंने घोषणा करी है वो बिल्कुल सही कदम है, बहुत उचित वक्त पर करी है और आगे ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा इस सेक्टर। और जिस तरह से अभी जो फेड के चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई जो UPI सिस्टम भारत में है, हम चाहते हैं कि अमेरिकी बैंक भी उस तर्ज पर काम करें। ये किस तरह से आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है? क्योंकि वैश्विक पटल पर अगर आपके पेमेंट गेटवेज को एक स्वीकृति मिल रही है, एक पहचान मिल रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई इनसे सीखिए, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को किस तरह से बूस्टअप करता है? और साथ ही साथ कई देश इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। निस्संदेह, पहले तो आपने जो दूसरी बात कही, क्योंकि कई देश इसको अपनाना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत ही सुविधाजनक है ये। और रही बैंकिंग सेक्टर की बात, देखिए बैंक अपनी तरफ वहीं रहेंगे जहां वो हैं, आगे भी बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे, परंतु हमें दो चीज़ों का एहसास होना चाहिए। एक तो ये कि भारत की जनसंख्या काफ़ी है, तो उसी हिसाब से हमारे पास कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि और लोग आए जो कि इस सेक्टर में प्रवेश करें। रही बात कैसे चलेगा ये, वो हम रेगुलेटर पर छोड़ दें, क्योंकि कोई भी नियम अलग नहीं होंगे दोनों चीज़ों, दोनों फिजिकल सिस्टम, फिनटेक सिस्टम, दोनों के नियम एक ही होंगे बैंकिंग में। आपने बैंकिंग की बात करी, इसलिए मैं बैंकिंग की ही चर्चा कर रही हूँ कि उसमें नियम का कोई बदलाव नहीं है। आपको वही KYC करना पड़ेगा, आपको वही डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आपको वही KYC करना पड़ेगा, सब चीजें वही रहेंगी। आपका पैन, आपका आधार, बस ये है कि किस तरीके से, किस माध्यम से। आप खुद सोचिए, आज की तारीख में आप घर से निकले, सड़क का ट्रैफिक झेलें, बैंक जाएं, उसके बनस्पत आप एक अपने मोबाइल डिवाइस पर कर ले सब चीज, पर नियम नहीं बदलेंगे, नियम वही के वही रहेंगे। बहुत अहम आपने कहा, ये है आपका मोबाइल, इससे आप बात भी करते हैं, अपने कई फाइनेंसेस को भी मैनेज करते हैं, और यही फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज यानी फिनटेक का हम कह सकते हैं बहुत सटीक उदाहरण है। और इसी से हम समझ सकते हैं कि स्टार्टअप्स में आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शिता जी, आप इस शो पर आई और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और हमारे सवालों के उत्तर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय DD न्यूज़ पर निकालने के लिए। तो मनी मंत्र में हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम कुछ ऐसे तमाम टॉपिक्स को लेकर आपके सामने आए जहां से आय में किस तरह से बढ़ोतरी हो सकती है और किस ज़रिए आप मनी मैटर्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।